हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं, जहां पे इंप्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट। यहां पे इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसेस या गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। मेनली गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है। यहां पे इस पूरे आर्टिकल को द हिंदू से लिया गया है। यह कहता है perverse incentive created by public institution and the skill gap among officials have eroded the ability to form and implement sound policies. So there is a skill gap in amongst government officials. तो बहुत बड़ा एलिगेशन है। तो हम इंडियन स्टेट की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट किया जाए, क्या किया जाए। चलिए इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। नाउ चैलेंज ऑफ द इंडियन स्टेट, टू बिग yet too small, paradoxical nature. Setting up business or building houses involves complex regulatory hurdles. इंडियन स्टेट की अगर बात बोला जाए तो वैसे तो बहुत बड़ा कंट्री है, बट अगर देखें तो बहुत छोटा है इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्वेंट पर कैपिटा एंड पब्लिक शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमारे पास इतने बड़े पॉपुलेशन में, यानी इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत छोटी कंट्री है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात बोले, सिविल सर्वेंट्स की बात बोले, तो वो बहुत ही कम है। जब आपके पास सिविल सर्वेंट्स का शॉर्टेज होगा तो क्या होगा? सब गवर्नमेंट के स्कीम्स को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे आप प्रॉपर्ली। हो सकता है कोई नया इनपुट्स ना मिले, हो सकता है इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आए, और यही बात इस आर्टिकल में कही गई है। नाउ स्टेट कैपेसिटी इशू, पीपल थिन प्रोसेस थिक। यानी कि यहां पे लोग पीपल थिन एंड प्रोसेस थिक, यानी कि काम बहुत छोटा है, लेकिन इस काम को अगर करवाना है तो इस काम के लिए बहुत से रेगुलेटरी आपको रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि स्टेट लैक्स पर्सनल बट हैज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। एक छोटा सा भी काम करना है तो भले ही आपके पास पर्सनल कम हो, आपके पास ऑफिसर्स कम हो, काम कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है जो गवर्नेंस को कॉम्प्रोमाइज करता है। ठीक है। दूसरा, परवर्स इंसेंटिव। लोग गवर्नमेंट जॉब्स में क्यों जाना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो जिंदगी भर जो है वो जॉब की सिक्योरिटी रहेगी। भले आप एक अक्षर पढ़ें या ना पढ़ें, अपने आप को डेवलप करें या ना करें, अपने आप को इंप्रूव करें या ना करें, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास पूरा मतलब गारंटी है जॉब का। यहां पे ये जॉब गारंटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो स्किल गैप को प्रमोट करता है, इनकॉम्पिटेंसी को प्रमोट करता है। और इसीलिए हमारे पास जो पब्लिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, उन पब्लिक पॉलिसीज में बहुत से लूप होल्स होते हैं जो बाद में हमें पता चलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। नाउ इंप्रूविंग स्टेट कैपेबिलिटी, हम स्टेट की कैपेबिलिटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? यानी हम अपने पर्सनल की कैपेसिटी, हमारे जो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी कैपेसिटी को हम कैसे इनहांस कर सकते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स। पहली बात तो यह है, सेपरेट पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन रिस्पांसिबिलिटीज फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात बोले तो एक ही ब्यूरोक्रेट, यानी ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्लस एग्जीक्यूशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इस आर्टिकल में कहा गया है कि देयर मस्ट बी अ सेपरेशन बिटवीन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। इससे होगा क्या कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक स्पेशलाइज्ड स्किल है जिसके लिए सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक दो दिन का काम नहीं है, और आनंद फानन में अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसका लॉस ही होना है, बल्कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों को सेपरेट किया जाए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाउ डेलीगेशन ऑफ पावर, delegate financial and administrative powers to frontline functionaries for better implementation। जब तक आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं देंगे, फाइनेंशियल डिसबर्सल नहीं करेंगे, तब तक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी एंड पीपल विल नॉट बी एबल टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एट द ग्रासरूट लेवल। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजिकल गैप। हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे आर नॉट वेल ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अभी भी अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में चले जाएं तो अभी भी आपको लगेगा कि पुराने ढर्रे से ही काम हो रहा है, वेराज हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पे आपको बहुत ही डायनेमिक एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलेंगे एंड वो बहुत सी चीजों में टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे हैं। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल गैप को हमें दूर करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैटरल एंट्री प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्यों? ताकि अलग अलग एरियाज में जो स्किल्ड लोग हैं उनको हम मौका दे सकें गवर्नमेंट के साथ काम करने का। दूसरा, ओवरसाइट एजेंसीज।
sensitize oversight agencies to appreciate the context of policy decision and to avoid unnecessary litigation। तो हमें oversight agencies की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं, कुछ लूप होल हैं, एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आ रही है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। खैर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से डिसीजन लिए हैं जिसमें उन्होंने पब्लिक पर्सनल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है, जैसे मिशन कर्मयोगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने लॉन्च किया है मिशन कर्मयोगी, जो हमारे बडिंग ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। नाउ, रिटायर्ड ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल विल नीडेड, political interference in regulatory bodies and tribunal can be addressed by setting upper limit and increasing retirement age। तो अभी हमारे ट्राइब्यूनल्स में बहुत से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जिसके चलते बहुत से रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के रोजमर्रा के काम में इंटरफेरेंस होता है। अगर इस इंटरफेरेंस को हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो रिटायरमेंट का एज है वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात बोलें या इंडिया के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जहां पे इन रिटायर्ड पर्सनल के कई सालों के एक्सपीरियंस को हम इनकैश करा सकते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि रिटायर्ड ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट की जाए, 2 साल 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाए ताकि उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस को हम एक्सप्लॉइट करें। ना पब्लिक सेक्टर सैलरीज की बात बोले, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में जो सैलरी है उनके बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच सैलरी के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। इसी के चलते जो इंपॉर्टेंट टैलेंट है, जो मेन टैलेंट है, वो कभी पब्लिक सेक्टर में आना नहीं चाहता अगर वो डायनेमिक इंडिविजुअल है। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर को आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना है, आप चाहते हैं कि फ्रेश टैलेंट, डायनेमिक टैलेंट गवर्नमेंट सेक्टर में आए, तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिक सेक्टर की सैलरीज को प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज के साथ अलाइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ आर्टिकल्स हमने क्यों लिए? ये आर्टिकल इसलिए थे कि अगर हम अपने गवर्नेंस को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्कफोर्स है उसको ट्रेन करने की जरूरत है। तो आप मिशन कर्मयोगी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है जहां हम ब्यूरोक्रेट्स के स्किल गैप को ट्रेन करते हैं, ब्रिज करते हैं, ताकि वो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बन सके। अभी तक यही रहा, इसके बाद फिर आर्टिकल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।